हर कोई कमेंट में बोलता रहता है सर मुझे बैकलिंक बनाना सिखा दीजिए, सर मैं इतना आर्टिकल लिख रहा हूं पर मेरा आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये चक्कर क्या है? आपको YouTube में ऐसे भर भर के वीडियो आएंगे जिसमें आपको बैकलिंक से रैंक करना, या फिर ये लो CPC कीवर्ड है इसको डालो आप रैंक कर दोगे। अगर वो सब ये सब कर रहे होते ना तो अपने ब्लॉग पे वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे? अपने ब्लॉग में वो सब कीवर्ड में वो रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्यों बोल रहे हैं आप वही कीवर्ड पे लिखो जो कीवर्ड का कुछ मतलब ही नहीं बनता? मतलब उसमें हाई CPC है, लो कंपटीशन, ज्यादा सर्च है, मतलब आप उसमें लिखने लोगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है पर आप उसमें काम करोगे, मतलब इसका कुछ लॉजिक नहीं बनता। तो जो लोग बात नहीं करते वो है कंटेंट के बारे में। मैं आपको यहाँ ब्लॉगिंग से कैसे आप लाखों कमाओगे, कैसा ट्रिक अप्लाई करोगे आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा। अगर आप ये सोच के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो फिर भूल जाइए, मैं आपको कोई टिप्स ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। जो जेन्युइन प्रोसेस है जिससे आप एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिख सकोगे, आपका आर्टिकल समय के साथ धीरे धीरे रैंक करेगा, मैं वही प्रोसेस बताऊंगा। ये नहीं कि आज आर्टिकल लिख लिया आप 5 दिन में 7 दिन में रैंक करने लगोगे। तो जब आप ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, SEO की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कंटेंट इज द किंग, अगर आपका कंटेंट ही सही नहीं है, आप जितना भी मैनिपुलेट कर लो गूगल को या फिर दूसरे किसी तरीके अपना लो, आपका कंटेंट रैंक नहीं करने वाला। उसके लिए गूगल का कुछ गाइडलाइंस होता है, कंटेंट गाइडलाइंस। शायद बहुत ऐसे कम होंगे जो कि आपको YouTube पर ये बताते होंगे कि आपको आपका आर्टिकल लिखने के लिए क्या फॉलो करना जरूरी है। बस ये बताते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, बैकलिंक कैसे बनाना है, और आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो मैं तो हर महीने एक एक ब्लॉग खोल लेता और पैसा दे के बैकलिंक बना के ऐसे भी रैंक कर लेता। ये सब में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जो आपको बोल रहा है ये लो CPC कीवर्ड में आप आर्टिकल लिखोगे रैंक कर लेगा, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप देख रहे होंगे हर किसी फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड पकड़ लो, हर फील्ड में आपको बड़े बड़े ब्लॉग्स मिलेंगे। आपको उनको भी तो कम्पीट करना है, तो कैसे कम्पीट करोगे? तो उसके लिए आपका जो कंटेंट है दूसरों से बेहतर होना जरूरी है। कंटेंट गाइडलाइन को लेके मैं अभी 2 पार्ट बनाने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, अगर आप कुछ लिखने में या आपके आर्टिकल में कुछ गलतियां कर रहे हो, तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए। ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो मंगलवार को आएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो का एक एक पॉइंट देखना, आपका बहुत काम आएगा। और अगर आप लॉन्ग रन में ब्लॉगिंग एज ए कैरियर आप करना चाहते हो तो फिर आपके लिए सही है। अगर आपको बस टाइम पास के लिए आपको लगता है कि मैं ब्लॉग बना के पैसा कमा लूंगा, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आप वीडियो को बंद कर सकते हो। अगर आपको सही में ब्लॉगिंग सीखना है, सही में कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वालिटी कंटेंट का गाइडलाइन के हिसाब से लिखा जाता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है, हमेशा अपने कंटेंट को यूजर्स के लिए लिखो, ना कि गूगल या फिर दूसरे किसी सर्च इंजन के लिए। ये आप बहुत कहीं में से पढ़े होंगे और ये सही भी है। अगर आप बोलोगे कि ये तो हर जगह बता रहे हैं, तू क्या नया बता रहा है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ को समझना जरूरी है। आपका जो कंटेंट होगा वो गूगल के हिसाब से लिखना जरूरी नहीं है। आपके कंटेंट को लिखे अपने यूजर के हिसाब से और उसको ऑप्टिमाइज करे गूगल के हिसाब से। मतलब गूगल चाहता है आपका जो कीवर्ड हो वो आपके आर्टिकल के अंदर हो, ये नहीं कि आप इसको मन मुताबिक अपना कीवर्ड को इंसर्ट करते रहोगे। अगर आप कुछ सेंटेंस लिख रहे हो और उसके अंदर एक कीवर्ड डालना जरूरी नहीं है, अगर कीवर्ड डालते हो तो उसका सेंटेंस का जो मतलब है वो बदल जाता है। बस आप इसीलिए इसमें कीवर्ड डाल रहे हो ताकि वो गूगल को पता चले कि ये आर्टिकल में इसके लिए लिख रहा हूं, तो ये सही नहीं है। आपको कंटेंट को नेचुरल लिखना है। सपोज मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं,
मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या गूगल गाइडलाइंस, गूगल गाइडलाइंस, गूगल गाइडलाइंस? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं इस वीडियो में ये चीज़ बताने वाला हूँ, और उसके बाद मेरा जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं बस आपको इसी वीडियो को रैंक करने के लिए वही टॉपिक को पकड़ कर बैठा हूँ। तो ऐसे ही आपका जो कंटेंट होगा वो गूगल के हिसाब लिखना जरूरी नहीं है, आप यूजर के हिसाब से लिखो कि मैं जो कंटेंट लिख रहा हूँ उससे यूजर का फायदा हो, ना कि गूगल आपको कंटेंट पढ़ के आपके कंटेंट में आए। तो अगर आप यूजर के हिसाब से लिखोगे तो आपका कंटेंट जो है वो नेचुरल लगेगा, और ये चीज़ धीरे धीरे रैंक करता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये पॉइंट का जरूर ध्यान देना। दूसरा जो पॉइंट है, अपने यूजर्स को कभी झूठ मत बोलो या फिर उनको मैनिपुलेट मत करो। अगर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, मैं आर्टिकल लिख दिया, आप क्लिक करके अंदर आ गए, पर आपको क्या मिला कि अगर मैं अंदर लिखा हूँ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, ये सब मैं अंदर बताया हूँ, तो आपको आपका कंटेंट मिला क्या? आप क्या सोच के आए थे कि मैं आपको कंप्यूटर कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या बताया, कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, तो मैं आपको झूठ बोला वो चीज़। तो ये गलती ना करें, हमेशा यूजर को सही इन्फॉर्मेशन दे। जो आप लिख रहे हो, जो मतलब आप जो हेडिंग दे रहे हो, जो क्लिक करके गूगल से यूजर आया है, उनको वही इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है। आप उनको दूसरा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। जो तीसरा पॉइंट है, ट्रिक्स को अवॉइड करें। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मिल जाएगा जो आपको बताते हैं कि आप ये आपके आर्टिकल के साथ ये करोगे तो आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा, आप में ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। आप बोल देते हैं कहीं पे स्टार लगा दो, कहीं पे कुछ इमोजी लगा दो, या फिर कहीं पे कुछ छेड़खानी कर दो, तो ये सब ना करें। इससे क्या होता है कि हाँ, मानता हूँ आप थोड़ा गूगल के नज़र में आ जाओगे और आपका जो कंटेंट है थोड़ा दिखने लगेगा, लेकिन ये यूजर को वैल्यू नहीं देता, और गूगल ये नहीं चाहता कि आप ये सब करो, कि मतलब आप गूगल को फोर्स करो कि आपका आर्टिकल को रैंक करने के लिए। ऐसा कोई भी तरीका मत अपनाओ। सपोज मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कंप्यूटर क्या है, और उसमें मैं उतना वैल्यू नहीं दिया हूँ, फिर भी मैं उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, उसको मतलब कुछ बैकहैंड टेक्निक से उसको कहीं पे शेयर कर दूंगा, उसको कहीं से बैकलिंक खरीद के उसका रैंक बढ़ा दूंगा। हाँ, ये रैंक जरूर करेगा, माने कर रहा हूँ मैं। अगर मैं अभी 200-300 वर्ड लिख दूं और कहीं हाई क्वालिटी साइट से कहीं बैकलिंक बना दूं एक दो, तो क्या होगा, मेरा आर्टिकल क्वालिटी कंटेंट ना होने के बावजूद वो गूगल में रैंक करेगा। लेकिन गूगल ये नहीं चाहता। आप अगर मतलब गूगल को मजबूर कर रहे हो कि तू मेरा आर्टिकल को रैंक कर, तो हाँ, पहले कुछ महीने या साल तक ये आपका रैंक बना रहेगा। फिर जब गूगल का एल्गोरिथम चेंज होगा, जो चीज़ को समझ लेगा कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मुझे ये मजबूर कर रहा है कि उसका आर्टिकल को मैं रैंक करूं, तब आर्टिकल का आपका रैंक घट जाएगा। आपका जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, चाहे आपका क्वालिटी बैकलिंक हो या फिर ना हो। इसीलिए क्वालिटी बैकलिंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट होगा तभी आपको, अगर कुछ नेचुरली, कुछ लो क्वालिटी का नेचुरली एक दो बैकलिंक मिल जाए, तभी भी आपका जो कंटेंट है वो स्टैंड आउट करेगा। अगर आपका कंटेंट लो क्वालिटी का है, अगर आप बैकलिंक बना के अगर उसको रैंक कर भी देते हो, तो ज़्यादा दिन वो नहीं रहने वाला। उसी कंटेंट की वजह से आपका पूरा साइट भी पेनलाइज हो सकता है। जो चौथा और लास्ट पॉइंट, हमेशा यूनिक और वैल्यूएबल कंटेंट लिखे। आपसे सवाल है, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैं तो पूरा यूनिक कंटेंट लिख लिया है, फिर भी मेरा कंटेंट रैंक नहीं कर रहा, मैंने इसके ऊपर लिख दिया, मेरा कंटेंट फिर भी रैंक नहीं कर रहा। ये सवाल आपके लिए है। अगर आपने एक कंटेंट लिखा है, सपोज आपने लिख लिया कि सुशांत सिंह राजपूत, उनका बायोग्राफी लिखे हो, आज एक कमेंट आया था उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, वो बायोग्राफी लिखे हैं, बोल रहे हैं कि ये स्क्रैप कंटेंट दिखा रहा है। तो उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। सपोज आप एक आर्टिकल लिखे हो, तो खुद को सवाल पूछिए कि आपका आर्टिकल क्या वैल्यू दे रहा है यूजर को। जो सुशांत सिंह बायोग्राफी जो कीवर्ड है, इसको अगर मैं
गूगल पे सर्च करता हूं, जो टॉप 10 रिजल्ट्स आते हैं, क्या मेरा आर्टिकल उन 10 वेबसाइट से बेहतर है? क्या मेरे आर्टिकल से यूजर को वैल्यू मिल रहा है और दूसरे जो भी लिखे हैं उनसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है? अगर हाँ, तभी आप सोचिए कि आपका आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा है, तो उसका कुछ अलग मतलब है। अगर ये सवालों का आपका आर्टिकल जस्टिफाई नहीं करता, मतलब इन सवालों से आप सोचते हैं कि आपका सब आंसर ना आ रहा है, तो आपका आर्टिकल कैसे रैंक करेगा? सपोज मैं कुछ नया दुकान खोल रहा हूं, अगर मैं जो मेरे कॉम्पिटिटर है मार्केट में उनके मुकाबले अगर मैं जो सामान बेच रहा हूं, अगर मैं लो कॉस्ट रखूंगा और अच्छा क्वालिटी दूंगा, तभी जाके मेरे दुकान में सेल होगा, क्योंकि मेरा दुकान नया है, कोई पहचानता नहीं है। इसीलिए एक आर्टिकल पब्लिश करने से पहले खुद को सवाल पूछे, आप जो क्यूआर पे जो आर्टिकल लिखे हो वो कैसे दूसरों से अलग है, यूनिक है, एंगेजिंग है, लोगों को वैल्यू दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है ये सब चीज, तो उसको पब्लिश ही ना करें, क्योंकि वो ऐसे रैंक करने वाला नहीं है। अगर आप बैकलिंक बनाकर रैंक करना चाहते हो तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो हमेशा आर्टिकल पब्लिश करने से पहले देखें कि आपका आर्टिकल जो पहले 10 जो रिजल्ट है उनसे बेहतर होना जरूरी है, और आपका आर्टिकल कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे। वो 10 जो दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं यूजर को, यूजर का जो क्वेरी है उनसे ज्यादा वैल्यू ऐड करे आपका आर्टिकल। अगर ऐसा नहीं है तो आपका आर्टिकल का कुछ मतलब ही नहीं बनता। आप ऐसे 1000 आर्टिकल लिखोगे फिर भी आपका कुछ स्टैंड आउट नहीं करेगा, आप गूगल में रैंक ही नहीं कर पाओगे। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जिनको आपको आपके आर्टिकल पब्लिश करने से पहले कंसीडर करना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कौन कौन से चीज है जो कि आपको आपके कंटेंट के साथ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।